गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कि 3 या 4 लेक्चर्स हुई है। सबसे पहला चैप्टर द पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग ने स्टार्ट कर चुका था, जिसमें कि सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देख चुके थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने कुछ किया था, और आज जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्टिव सारे हो जाएंगे कवर। इसके बाद जो है कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो बार बार पूछे जाते हैं उसका स्लाइड दिया जाएगा, उसका एक लेक्चर और होगा। इसके बाद ये चैप्टर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चलेंगे। तो चलिए, आप लोग का आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक अपवाद दें, एक उदाहरण दें। तो देखिए, इसमें ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें, जिसमें से पहला है आपका आभासी फल, जिसको कूट फल या असत्य फल कहते हैं। दूसरा है वास्तविक फल, जिसको कि हम सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। तीसरा है अनिषेक जनित फल, और चौथा है बहुभ्रूणता, पॉलीइम्ब्रॉयनी और पार्थेनोकार्पी। तो कहने पार्थेनोजेनेसिस, यानी कहने का मतलब है कि ये कुल 4 उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है, 4 डेफिनेशन यहाँ पे पूछा गया है। आभासी फल किसे कहते हैं, इसके उदाहरण। वास्तविक फल किसे कहते हैं, इसके उदाहरण। अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण। और बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, और इसका उदाहरण। तो चलिए, इसमें सबसे पहला, इस स्लाइड में सबसे पहला जो है आभासी फल, इसको हम लोग टेकअप करते हैं। इसमें सबसे पहला है आभासी फल। कहते कुछ पौधे में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज आदि भाग ले सकते हैं। ऐसे फलों को हम असत्य फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यानी ऐसा फल जिसका निर्माण होने में अंडाशय के अलावा, है ना, अंडाशय के अलावा पुष्पासन, दलपुंज या बाह्य दलपुंज भाग लेते हो, वैसे फल को हम क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे, कूट फल कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ओके। जैसे देखिए, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये तीनों जो फल हैं, ये तीनों की तीनों कूट फल के उदाहरण है, याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और सेब। चलिए, अगला प्रश्न, इसी का दूसरा नंबर स्लाइड में जो क्वेश्चन दूसरा डेफिनेशन जो दिया गया था कि वास्तविक फल किसे कहते हैं, तो अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल या वास्तविक फल कहा जाता है। तो जितना भी फल इधर है आपका, आम हो, लीची हो, ये सारे तो वास्तविक फल ही हैं। तो जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक फल या फिर सत्य फल कहते हैं। चलिए, अगला है अनिषेक जनित फल या अनिषेक फलन किसे कहते हैं। कुछ पौधे में परागण एवं निषेचन के बिना ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। कहते कुछ पौधे में ऐसा होता है कि बिना निषेचन का ही अंडाशय फल में बदल जाता है, तब इस प्रकार के फल को, इस प्रकार के निषेचन को हम अनिषेक फलन कहते हैं। तथा ऐसे फल बीज रहित होते हैं, और वैसे फल को हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, अनिषेक फलनी फल। क्या कहते हैं, अनिषेक फलनी फल किसे कहते हैं, तो वैसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के ही, जिस पौधे में बिना निषेचन का अंडाशय फल में बदल रहा है, वैसे फल को हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो याद रखिएगा कि कुछ पौधे में परागण एवं निषेचन के बिना ही अंडाशय फल का निर्माण कर देती है,
इस प्रकार के फल को हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें चौथा परिभाषा था बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रॉयनी। तो एक बीजांड में विभिन्न कारणों से एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। याद रखिएगा कि एक बीजांड में किसी कारण से एक से अधिक भ्रूण के बन जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। याद रखिएगा, बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कब किया गया था? तो इसका खोज 1791 में संतरे के बीजों में किया गया था। संतरे के बीज में और 1791 में। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। क्या क्या कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? तो एक ही बीजांड में बहुत अधिक भ्रूणों की संख्या बन जाता है जब, तो यह घटना बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज कब हुई थी? 1791 में। और किस पौधे में? तो संतरे के पौधे में। चलिए पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। दूसरा है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग इसकी रचना करता है? तो देखिए, सेब को आभासी फल इसलिए कहा जाता है कि इसका निर्माण अंडाशय के अलावे पुष्प के अन्य भागों से होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? आभासी फल कहेंगे। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पुष्प के पुष्पासन के द्वारा सेब का निर्माण होता है। याद रखिएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका कि एक प्रारूपिक आवृत बीजी फूल के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। तो देखिए, यहाँ पे फूल का एक चित्र बना हुआ है। पुष्प का आपको तो खुद से चित्र बनाना पड़ेगा और इसके बाद इसके सारे पार्ट्स को दर्शाना होगा। देखिए, ये पहला पार्ट है स्टिग्मा, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये स्टाइल है, वर्तिका है, और ये ऑवरी है। ये तीनों मिल कर के कहलाता है क्या? पिस्टिल, जिसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। याद रखिएगा, यही स्त्री केसर समूह में मिलकर क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है? जायांग, जो क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग है। इसके बाद देखिए, पुष्प जिस डंडी से जुड़ी हुई रहती है, यानी ये जो डंडी है, ये स्टॉक, यानी यहाँ पे इसको हम पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। इसके बाद ये जो ग्रीन वाला संरचना है, ये ग्रीन वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, यानी बाह्य दल कहते हैं। इसके बाद ये जो रंगीन वाला भाग है, कलरफुल, ये इसको हम पीटल कहते हैं, जो कि दल होता है। और इसके बाद ये देखिए, बार जो संरचना ये पीला पीला है, इसमें यहाँ पे द्विगुणित संरचना युक्त एक परागकोश होता है। और ये जो डंडी है पीला ऐसा, ये डंडी पूतंतु कहलाती है। तो ये फिलामेंट और एंथर, ये दोनों मिल करके स्टैमेन कहलाती है, यानी पुमंग कहलाती है। यही पुमंग का समूह क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, जो पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो याद रखिएगा। और इसी के अंदर से पॉलन ट्यूब आती है, परागनलिका आती है, और इसी बीजांड से होकर के यहाँ पे परागनली के निषेचन की क्रिया करती है। तो एक पुष्प आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इसके सारे पार्ट्स को मैंने दर्शा के कई बार बता दिया है, तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। और जहाँ तक इसमें समझाने की बात थी, तो याद रखिएगा कि पुष्प जिस डंडी से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत का वह भाग जो काफ़ी फुला हुआ रहता है, जिसके ऊपर पूरा पुष्प स्थित होता है, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ये वाला भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्प के पुष्पासन से इधर उधर चारों तरफ हरी जैसी संरचनाएं निकलती है, जिसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। पुष्प का जो कलरफुल भाग होता है उसको हम दलपुंज कहते हैं। अंडाशय 3 भाग से मिलकर के बना होता है। ये मादा जनन अंग 3 भागों से मिलकर बना होता है। ऑवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसके बाद पुमंग जो है, नर जननांग जो है, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश और पूतंतु से। तो इस तरह से आप फिगर को देख करके कंप्लीट कर सकते हैं।
चलिए अगला जो प्रश्न है वो है आपका पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का नामांकित चित्र बनाएं, परिभाषित भी करना है इसे, और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैंने बताया है सभी किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लेने चाहिए। कॉपी में जब नोट किए हुआ रहेगा तो उसके बाद क्या होगा, जब एग्ज़ाम की समय आएगी तो आप आसानी से रिवीजन करके आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। इसलिए जो भी प्रश्न हमने बता रहा है, जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इन सारे प्रश्नों को आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें और इसको बारी बारी से देख करके समझ करके नोट करें। तो पुंकेसर क्या है, तो पुंकेसर दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एक डंठल जिसको कि हम पूतंतु कहते हैं, पूतंतु कहते हैं, और एक परागकोश। ये परागकोश और पूतंतु ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, पुंकेसर बनाता है। स्त्रीकेसर का 3 भाग, स्टिग्मा, अभी जस्ट हमने बताया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिल करके क्या बनाता है, ये स्त्रीकेसर बना लेता है। ठीक है, अब देखिए इसे परिभाषित करना है, तो देखिए कहता है पुंकेसर, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है। पुमंग क्या है, पुष्प का नर जनन अंग है, जिसका निर्माण परागकोश और पूतंतु से होता है। पुंकेसर का निर्माण किससे होता है, परागकोश और पूतंतु से होता है। अगला है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर तो फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। यह फूल के केंद्र में स्थित होता है, आमतौर पर पुंकेसर से घिरा रहता है। स्त्रीकेसर के 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये मैंने बता ही दिया। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि 4 शर्करा उत्पादक पौधे के वैज्ञानिक नाम को लिखें। तो 4 शर्करा उत्पादक पौधे के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं। पहला है अंगूर, जिसको बाइटिस विनिफेरा कहते हैं। दूसरा है अनार, जिसको पुरीनिका ग्रेनेटस कहते हैं। तीसरा है अमरूद, जिसको साइडियम गुआजावा कहते हैं। और चौथा है अरंडी, जिसको रिसिनिस कैम्यूनिकिस कहते हैं। तो इस तरह से 4 शर्करा उत्पादक पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा आपसे। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा अंगूर, अनार, अमरूद और अरंडी। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है बाइटिस विनिफेरा, अनार का वैज्ञानिक नाम है पुरीनिका ग्रेनेटस, अमरूद का वैज्ञानिक नाम है साइडियम गुआजावा और अरंडी का नाम है रिसिनिस कैम्यूनिकिस। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन किया गया आपसे कि कलिका तथा पत्र कलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। यह भी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। कलिका क्या है, तो मुकुलन में जो अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसमें जीव शरीर की सतह या सतह के अंदर किसी भी संरचना या उभार का विकास होता है, जो परिपक्व होकर अपने मातृ शरीर से अलग होकर नए जीव को जन्म देता है। इस उभार या अंगुली नुमा संरचना को कलिका कहते हैं। उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट। तो कलिका के द्वारा किसमें उदाहरण ये निषेचन होती है, कलिका का निर्माण किसमें होता है, तो जिस पौधे में निषेचन के दौरान अंगुली नुमा संरचना बनते हैं, बर्ड्स बनता है, उसी को हम कलिका परागण कर दिए, कलिका निषेचन कहते हैं या कलिका का निर्माण कहना कह सकते हैं। तो कलिका क्या है, मुकुलन में जो अलैंगिक जनन की विधि है, जो मुकुलन, उसके द्वारा शरीर के सतह पर एक ओभार का निर्माण होता है और वह ओभार परिपक्व होकर के मातृ शरीर से, अपने माता के शरीर से अलग होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो इसे क्या कहते हैं, कलिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्र प्रकलिका किसे कहा जाता है। तो पत्र प्रकलिका कुछ पौधे की कक्षस्थ एवं पुष्प कलिकाएं विशेष छोटे आकार की रचना में रूपांतरित हो जाती है, जिसे बुलिबिल्स कहा जाता है। ये पत्र पत्रिकलाएँ अपने मातृ पौधे से अलग होकर मिट्टी पर गिर जाती है तथा अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है। तो ये याद रखिएगा कि पत्र
प्रकलिका क्या है? तो कुछ पौधे की कक्षस्थ एवं पुष्पकलिकाएं विशेष छोटे आकार की रचना में बदल जाती है, जिसे बुलबिल्स कहते हैं, यानी पत्र प्रकलिका कहते हैं। ये पत्र प्रकलिका अपने मातृ पौधे से अलग होकर मिट्टी पर गिर जाती है और अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है। तो ये पत्र कलिका और कलिका था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जल परागन। जल परागन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण बताइए। तो जल परागण, पुष्पों में जल द्वारा होने वाले परागन को जल परागन कहते हैं, यानी जल के द्वारा होने वाला परागन को जल परागन कहा जाता है। इसे वाटर पॉलिनेशन कहते हैं या हाइड्रोफिली कहा जाता है। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और सिरेटोफिलम, ये तीनों ऐसे पादप हैं जिसमें जल के द्वारा परागन होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटे पुष्प का नाम बताएं। ये बिना पूछा हुआ प्रश्न है, कुछ संभावित प्रश्न भी इस पर हम कराएंगे। तो ये संभावित प्रश्न का आज छोटा सा एपिसोड है, देख लीजिए। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वॉल्फिया। निषेचन के बाद इनमें क्या परिवर्तन होता है? निषेचन के बाद पुंकेसर में क्या परिवर्तन होता है और अंडाशय में? तो पुंकेसर जो है वो झड़ जाते हैं और अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा, अंडाशय फल में बदल जाता है, पुंकेसर झड़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पीढ़ी एकांतरण क्या है? तो दोनों पीढ़ियां, द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी, जब जीवन चक्र में एक के बाद एक आते रहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण। यानी किसी के जीवन चक्र में एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी, द्विगुणित के बाद अगुणित, फिर द्विगुणित, फिर अगुणित, फिर द्विगुणित, फिर अगुणित, क्रम से एक के बाद एक आता रहे तो इसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अगला है 250 पराग मातृ कोशिका से कितने परागकण बनेंगे? तो एक पराग मातृ कोशिका से 4 बनेंगे, तो 250 से 1000 पराग मातृकण का निर्माण होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उन्मीलित पुष्प किसे कहते हैं? तो उन्मीलित वे पुष्प जिसके परागकोश वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, यानी अनावृत होते हैं, यानी खुले हुए, उन्मीलित पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण वायुला और ऑक्जिलस। अगला क्वेश्चन है इसका कि रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले क्यों होते हैं? तो रात्रि के समय पुष्पों का श्वेत रंग और सुगंध कीटों को आकर्षित करती है, इसलिए इसमें कीट परागन हो जाता है। इसलिए रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत और सुगंध वाले होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट होगा हमको लगता है ये, भारत के किसी दो कृषि संस्थान का नाम बताए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड में है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखें। तो एक परिपक्व परागकण में क्या क्या होता है? तो परिपक्व परागकण में कायिक कोशिका और जनन कोशिका होती है। बस इतना ही था इस लेक्चर में, इसे आप जरूर अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद सेकेंड लेक्चर्स जो है मैं कुछ हो सकता है नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कराऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।